अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अब से कुछ देर कबल शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने एक और हमला किया है। यह हमला एन उस वक्त किया गया कि जब GHQ में दहशतगर्दी के खिलाफ अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ISPR की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के जिले शेवा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द इरफान अबू दरदा मारा गया है और आज ही दहशतगर्दी का दूसरा वाकया केच में एक बार फिर हुआ है। इस वाकये में नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 FC एहलकार शहीद हो गए हैं। सर उठाती इस दहशतगर्दी के पेश नजर GHQ में आज अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज़म दोहराया कि दहशतगर्दों के मुआवनीन और साथियों की बाकियात को खत्म कर दिया जाएगा। कोर कमांडर्स को मुल्क के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बिलखसूस बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बलोचिस्तान के इलाकों नोशकी, पंजगोर, केच, इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हालिया दहशतगर्दी के पे दर पे वार ने रियासत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद दहशतगर्दाना हमलों में 56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। करीब 300 हमलों में 400 अफराद जान से चले गए हैं। दहशतगर्दों के इन हमलों के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हालात की संगीनी का पता दे रही है। इसी संगीनी के पेश नजर DG ISPR के ट्विटर हैंडल में कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और बलोचिस्तान में होने वाले हालिया वाकयात पर जामे ब्रीफिंग दी गई है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतों के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। DG ISPR ने ट्वीट में लिखा है कि शुरका ने मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करने और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया। चीफ अवामी स्टाफ ने दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। चीफ अवामी स्टाफ का कहना है कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तवील सफर तय किया है। मुसल्लह अफवाज ने कौम की हमायत से हर रंग और नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया है। दहशतगर्दों को दोबारा सर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा और हर कीमत पर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुआवनीन का खात्मा किया जाएगा। नाज़रीन, कल ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ अवामी स्टाफ ने भी जवानों के हौसले बुलंद करने के लिए नोशगी का दौरा किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस अज़म का इजहार किया था कि दुश्मन पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है लेकिन दहशतगर्दों को तरक्की से शिकस्त देंगे। हम सबको पता है कि ये खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे बाहर वो कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों, तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। सियासी महाज पर भी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलेंगे कि तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन विकेट गिर चुकी है। साबिक रुकन कौमी असम्बली फैसल वाडा 2 साल बाद ना अहल करार सेनेटरशिप भी मुअत्तल कर दी गई है। बतौर रुकन असम्बली ली गई तनख्वाहों और मर्रा 2 माह में वापस करने के अहकाम जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत केस में तहरीक इंसाफ के सेनेटर और साबिक वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फैसले में लिखा है कि फैसल वाडा का सेनेट की नशिस्त के लिए नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है। फैसल वाडा अब सेनेटर नहीं रहे। उन्होंने जुर्म छुपाने के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल वाडा कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ने के लिए कागजात नामजदगी ही दाखिल करवाने के अहल नहीं थे। फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत छुपाई और जब यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था तो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देकर मामले को मजीद मशकूक बना दिया गया। फैसले में 2 टोक लिखा गया है कि इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च 2021 में फैसल वाडा की बतौर सेनेटर कामयाबी का जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो वापस लिया जाता है। ताहम फैसल वाडा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर दाखिला शेख रशीद ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफे तवक्को नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। कोई दचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में और कल गंडापुर साहब के भाई को भी स्टे मिल गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। फैसल वाडा जाएगा आगे अदालत में। तूफान आया हुआ है, बच जाएगी आप लोगों की या नहीं? कहाँ तूफान आया? ये जो मुखालिफ हवाएं चल रही है क्या करेंगे? ये तो ऐसे छोटे मोटे चूहे भाग रहे हैं, इसलिए शोर। अपील के लिए जाएंगे सर? अपील के लिए जाएंगे? फैसल, हाँ फैसल
इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में आइन के आर्टिकल 63(1)C का हवाला दिया है, जो कि दोहरी शहरियत से मुतल्लिक है। फैसले में आइन के आर्टिकल 62(1)F का भी हवाला दिया गया है कि जो कि ताहयात नाअहली से मुतल्लिक है। नाज़रीन, फैसलवाड़ा की नाअहली ताहयात नाअहली के कानून के तहत की गई है क्या? मगर बहुत से अहम तरीन सवालात उठ रहे हैं। क्या फैसलवाड़ा ताहयात नाअहल हो सकते हैं? क्या आइन की मज़कूरा शिकें फैसलवाड़ा के केस में लागू हो सकती हैं? वॉज द प्रोसेस फेयर? ये अहम तरीन नुक्ते ज़ेरे बहस हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसलवाड़ा की नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट के माजी में दिए गए फैसलों की रोशनी में किया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन को हक़ाइक़ छुपाने पर ताहयात नाअहल करार दिया था। फैसलवाड़ा के वकील अख्तर अब्बास का यह कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक फोटोकॉपी पर उनके मौक्कल को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन में उनके मौक्कल के खिलाफ दोहरी शहरियत रखने के मामले पर कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। फैसलवाड़ा ने इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो पैदाइशी तौर पर अमरीकी शहरी हैं और उन्होंने दोहरी शहरियत हासिल नहीं की, लिहाजा बयान हल्फी जमा करवाते वक्त सेक्शन R का इतलाक उन पर नहीं होता। फैसलवाड़ा ने अपने दलील के हक में 5 अहम तरीन दस्तावेजात भी जमा कराएं कि जिनमें सेंट जोसेफ अस्पताल अमरीका का बर्थ सर्टिफिकेट, अमरीकी पासपोर्ट की मनसूखी की कॉपी, रिटर्निंग अफसर का हुक्मनामा, नादरा की जानिब से जारी करदा शनाख्ती कार्ड शामिल हैं। फैसलवाड़ा का मुकदमा तवील अरसे तक जेर समात रहा है। फैसलवाड़ा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की। जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त रद्द करते हुए इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई ना रोकने के अहकाम जारी कर दिए। फैसलवाड़ा ने इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की और अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत का 12 नवंबर का फैसला और नाअहली की दरख्वास्तें काबिल समात करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया जाए। मगर इस दरख्वास्त के बाद भी सेनेटर फैसलवाड़ा रिलीफ हासिल ना कर सके और एक बार फिर उन्हें इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का हिस्सा बनना पड़ा। इसके सियासी रेप्रिकॉशंस क्या होंगे और आने वाले दिनों में क्या एक बार फिर हम देखेंगे कि इज दिस अ डोमिनो इफेक्ट? इज देयर मोर टू कम? बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार, और कंवर दिलशाद साहब, साबिक फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेड कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, पहले तो फरमाइएगा कि वुज़रा का ये कहना है कि खिलाफ तवक्को नहीं था ये फैसला और पहले से ही पता होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसले देने जा रहा है, क्या ऐसा ही है? देखिए, असूली तौर पर जो वफाकी वज़रा हैं उनके जो स्टेटमेंट है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के बारे में उनको शुरू से ही ताफ़ुज़ात रहे हैं और लेकिन जिस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तलब करता है तो ये हाथ जोड़ के माफिया मांगते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें माफ़ कर दें। आजम स्वाति का भी सामने केस आया, फवाद चौधरी का भी आया और बाकी जितने भी बाकी मामलात हैं वो भी माफिया मांगते हैं। तो ये इनका एक स्टेटमेंट होता है, सियासी स्टेटमेंट होता है, ये इनका हक बोलता है। चूंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गई है, उस पर तनकीद करना जो है हर सियासी जमात का, या हुक्मरान जमात हो या मुखालिफ पार्टी हो, वो उनको हक बनता है, वो कर सकते हैं, उनमें तो कोई ऐसी बात तशवीश की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला बड़ा जामे फैसला है। इसमें उन्होंने जो बड़ी तैयारी करने के बाद उन्होंने बड़ा कंप्रीहेंसिव अपना फैसला सुनाया है और अभी तफसीली फैसला आना है। जब तफसीली फैसला आएगा, आप इसको जामे किस तरह कहते हैं सर? 3 साल लग गए, सख्त तरीन फैसला है, इसको आप जामे फैसला कैसे कह रहे हैं? बड़ा यूनिक केस था, बड़ा सख्त तरीन फैसला है, उनको सेनेटरशिप से भी हाथ धोने पड़ गए। नहीं, वो सख्त तरीन फैसला उनके नजर में तो आ रहा है ना, क्योंकि उन्होंने 3 साल से मुकदमा, लेकिन फैसलवाड़ा ने तमाम अदालतों के दरवाजे खटकाए, दस्तखतें दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 दफा गए, सिंध हाई कोर्ट में 3 दफा गए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में गए। तो सबका कहना यह था, तमाम अदालतों का, जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसको फैसला करने का मिजाज है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी के तमाम फैसले जो इस नजरिए के मुताबिक रहे, इस नज़ीर के मुताबिक रहे, उसके मुताबिक फैसला करें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, जैसे आपने भी इशारा दिया, नवाज शरीफ साहब का भी, जहांगीर तरीन का भी, और वो भी तमाम केस देखते हुए उन्होंने अपना फैसला। जिससे मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कंवर दिलशाद साहब, मुझे ये बताइएगा 62(1)F सादिक और अमीन नहीं रहे, जिसकी वजह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन सेनेटरशिप से भी उनको, जिस तरह मैंने कहा, हाथ धोने पड़ गए। क्या इलेक्शन कमीशन ये मजाज है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि किसी को ये कह सके कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, सो आपकी अब आपकी नोटिफिकेशन भी खत्म होती है, आप सेनेटर नहीं रहे? या ये फैसले सदाकत के, अमानत के, कैरेक्टर के, ये अदालतों और ट्राइब्यूनल्स में होने चाहिए? इलेक्शन कमीशन द राइट फोरम?
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब आर्टिकल 63(1)(c) का हवाला दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है आर्टिकल 63, आर्टिकल 62, आर्टिकल 218, आर्टिकल 224 का कस्टडियन है, मुहाफ़िज़ है। उन्हें तमाम मामलात को उन्होंने देखने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बाकी अदालतें तो उनके फैसले पर अपना इंटरप्रिटेशन दे सकती है, अपनी जजमेंट दे सकती है, उनका राइट बनता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अपने आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करने का कस्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमर दिलशाद साहब मौजूद थे। बात करते हैं मजहर अब्बास साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, गहरी नजर रखते हैं। कराची में फैसल वाडा साहब ने तब मैदान चित किया जब आज के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मैदान में थे कराची में। कराची में से फैसल वाडा साहब को बाद में बहरहाल ब्लू आइड बॉय कहा गया तहरीक इंसाफ का। मजहर अब्बास साहब, बहुत ही दिलचस्प केस है फैसल वाडा साहब का, नाअहली का। ये सियासी, कानूनी, इखलाकी तौर पे हर तरीके से इसके ऊपर बहस की जा सकती है, लेकिन ड्रैग आउट हुआ है ये केस, और इसके बाद इतना सख्त तरीन फैसला। आपका इब्तिदाई रिएक्शन क्या है? प्रोसेस दुरुस्त था? शुक्रिया मेहर। देखिए, फैसल वाडा साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। आपको याद होगा कि उनके बहुत से ऐसे वाक़यात भी हैं जो मीडिया की अटेंशन बड़ी ड्रॉ की उन्होंने। अगर वो चाइनीज़ वाला याद हो आपको, चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर जो अटैक हुआ था उस वक्त जो वहाँ पहुँचे थे, और भी कई वाक़यात हैं। लेकिन देखिए, बहुत सीधी सी बात है मेहर, 2018 में जब इलेक्शंस हुए थे तो कराची में 3 या 4 बड़ी शख्सियात ने इलेक्शन लड़ा था। तो कराची में एक अजीब सी, बहुत ही ज़्यादा सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। यानी इमरान खान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, शहबाज शरीफ पहली मरतबा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो बहुत चार्ज एटमॉस्फेयर था कराची का 2018 में, और वो जाहिर है MQM का फैक्टर एक अपनी जगह अलग था। जिस वक्त इलेक्शन हुए 2018 में, और इस नशिस्त पर बहुत सी लोगों की नज़रें लगी हुई थी, और फिर जब ये इलेक्शन हुए और फैसल वाडा जीते तो काफ़ी देर काउंटिंग वगैरह के बाद उस वक्त भी ये सवालात उठे थे कि इस इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं हुई है, और इस तरह की चीज़ें रहीं। लेकिन वो खैर पाकिस्तान की सियासत में होता रहता है। उसके बाद अगर आप देखें प्रोसेस में, वो नशिस्त जीत गए, PTI जीत गई, फैसल वाडा साहब जीत गए। उसके बाद उनके ये इशू खड़ा हुआ, जो टर्निंग पॉइंट है, ये छोड़ें कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये छोड़ें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। फैसल वाडा साहब जिस वक्त कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ रहे थे, ये वो सवाल था जो PTI और इमरान खान साहब से पूछना चाहिए आज, कि उन्होंने किस बुनियाद पर, जाहिर है उन्होंने फैसल वाडा साहब को इंटरव्यू किया होगा, पूछा होगा कि किस बुनियाद पे आप कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ रहे हैं। कोई और वजह तो नहीं समझ में आती ना, सिवाय इसके कि आप एक नाअहली की तलवार लटक रही थी। तो अगर नाअहली की तलवार लटक रही थी और इमरान खान साहब को ये कन्विंस थे कि नहीं फैसल वाडा दुरुस्त कह रहा है, तो फिर आज सवाल तो इमरान खान साहब से पूछना चाहिए कि आपने किस बुनियादों पे, क्योंकि उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आपने सेनेट की नशिस्त दे दी उनको। कौमी असम्बली में जो PTI की एक नशिस्त थी कौमी असम्बली की, वो कम हो गई क्योंकि बाई इलेक्शन हार गए। अब अगर आज का फैसला फाइनली, क्योंकि अभी वो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन उनके पास है, लेकिन अगर फाइनली वो नाअहल हो जाते हैं तो एक सेनेट की सीट भी फिर आपकी जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, तो ऐसा क्या है फैसल वाडा साहब में, ऐसा क्या चमत्कार है फैसल वाडा साहब में कि इमरान खान हर सूरत में फैसल वाडा के साथ चमत्कार है कि नहीं? बहरहाल इमरान खान साहब के करीबी रहे हैं, आप भी बेहतर जानते हैं, उनके दोस्त भी हैं, कराची जाके उनके घर आना जाना भी प्री इलेक्शन बहुत रहा है। तो फैसल वाडा साहब का बहरहाल एक अहमियत तो रही है तहरीक इंसाफ में, ब्लू आइड बॉय भी उनको कहा जाता था, मगर सर बहुत से हलकों में उनको ये भी माना जाता है ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर पावरफुल क्वार्टर्स एज वेल। तो उस तनाजुर में आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? इज दिस एक पहली चिप है और डोमिनो इफेक्ट होगा, तहरीक इंसाफ की विकेट्स गिरेंगी? देखिए, अगर इमरान खान साहब की आज की तकरीर देखें हम, आज जो उन्होंने खिताब किया फैसलाबाद में, तो वो जिस खतरनाक इमरान खान की बात करते हैं उनकी, अगर मैं आज की तकरीर कहूँ तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ उनकी 2018 के इलेक्शन की कैंपेन की तकारीर। तो वो वहीं से शुरू हो रहे हैं जहां 2018 में उन्होंने ख़त्म किया था। अब इसके बीच में 3.5 साल हैं। इन 3.5 सालों में उन्होंने वो करना था जिसकी वो बात आज कर रहे हैं। हाँ। जिनको वो चोर कह रहे हैं उन्हें चोर साबित करना था, उन्हें जिन्हें वो मुजरिम कह रहे हैं उन्हें मुजरिम साबित करना था, जिन्हें वो डाकू कह रहे हैं उन्हें डाकू साबित करना था।
लेकिन ये चीजें नहीं हो सकी। और यही नहीं, इमरान खान साहब को एक अकाउंटेबिलिटी का एक बड़े रिफॉर्म्स लाने थे, पुलिस रिफॉर्म लानी थी। तो आज जब वो ये सिर्फ वही तकरीर करेंगे जो 2018 में करते थे, तो ये मसला हल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि मैं क्योंकि किसी के जाती उस पर नहीं जाता कि फैसल वाडा जाती तौर पे क्या करते थे, किस तरीके से कितने करीब थे। उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि बूट लाके टेबल पर रख दिए थे। ये सारी चीजें, ये सारे ऑप्टिक्स जो हैं, ये सारे ऑप्टिक्स वो किसी को भी प्लीज करने के लिए कर रहे हों, लेकिन आप अगर अपने जो बेसिक चीज है, अगर आप उस पर ही खड़े नहीं रह पाए, तो फिर ये सारी चीजें, जाहिर है कोई भी आपको सपोर्ट करे या आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे या आपकी बातों को अच्छा समझे, लेकिन अहम बात यह है कि क्या आपने सच बोला या सच नहीं बोला। सर आप तो ये कह रहे हैं, आप तो बेसिकली कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉज बड़ा तगड़ा है हमारे मुल्क के अंदर। एंड ऑफ द डे आप साबित किया कि नहीं किया, इररिलेवेंट है कि आपको कौन से क्वार्टर्स पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, ऐसा बहरहाल नहीं है सर। मगर एक और अहम तरीन सवाल इस केस से जो मुंसलिक है वो 62(1)(f) के हवाले से है। आप सादिक और अमीन हो ना हो, आपने झूठ बोला हो ना बोला, बहरहाल इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि डिस्क्वालीफाई करे लोगों को बराह रास्त, तो कहे 62 और सादिक और अमीन नहीं है, या ये किसी और फोरम पे ये फैसले होने चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के या सदाकत और अमानत के? देखिए मेहर, ये बड़ा अजीब सी टर्म होती है। फर्ज करें अगर इस केस को मैं उठा लूं, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ यही है ना कि उसने सही टाइम पे एक डिक्लेरेशन नहीं दिया जी। अब मसला यह है कि हम किसी एक केस में, या XYZ आप उठा लें, पनामा उठा लें, या और किसी के जहांगीर तरीन साहब का केस उठा लें, किसी एक केस की नाअहली की बुनियाद पे आप एक शख्स की पूरी शख्सियत को सादिक और अमीन से कैसे जोड़ सकते हैं? कहीं एक जगह उसका अगर उसने कोई गलती की है वो, तो हम ये कहें कि इसका पूरा कैरेक्टर ही ऐसा है। ये मेरे ख्याल में इस चीज को सोचने की बहुत जरूरत है और संजीदगी से सोचने की। देखिए 58(2)(b) पहले था। 58(2)(b) में एक शख्स जिसका नाम सदर मुमलिकत होता था, वो पूरी पार्टी को ना है, पूरी असेंबली को डिसॉल्व कर देता था। और यानी आपकी प्रॉब्लम गवर्नमेंट से है, आपको प्राइम मिनिस्टर से प्रॉब्लम है, आपने पूरी हुकूमत उठा के फेंक दी उसमें, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यानी वही लोग जिनकी हुकूमत खत्म की जाती थी, उसी काबीना के लोग अगली काबीना का हिस्सा होते थे, यानी केयर टेकर काबीना का हिस्सा होते थे। तो हमारे यहाँ ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ाकार है। कतकलामी माफ, ये बताइए कि क्या नाअहली से इस बड़े फैसले से आपको लग रहा है तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा, सेटबैक होगा? देखिए एक नुकसान, जिस तरीके से जब ये बातें होती हैं, आपका कोई पार्टी का लीडर, अगर फर्ज करें जैसे करप्शन के केसेस, जब दवाओं का स्कैंडल आया, गंदम वाला स्कैंडल आया, और खैबर पख्तूनख्वा का एहतसाब कमीशन अचानक बंद कर दिया गया, जब ये सवालात उठते हैं, और आज अगर आप उस लिहाज से देखें तो जहांगीर तरीन भी नाअहल हुए, फिर आज फैसल वाडा भी नाअहल करार दिए गए, तो फिर वो जो पूरा नैरेटिव है पीटीआई का, वो जो पूरा बयानिया है पीटीआई का कि इखलाकियात की बुनियाद पे, सियासियात की बुनियाद पे, एथिक्स की बुनियाद पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये सवाल तो उठता है कि आप आप इखलाकियात की बात है और ये सारी बातें एथिक्स की बातें हैं, तो ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए या आपके लिए भी अप्लाई होता है? और अगर आपके लिए अप्लाई होता है तो आपने एज ए पार्टी लीडर उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की कि जिनके बारे में ये सारी चीजें आई थी, जिनके बारे में ये स्कैंडल आए थे। साहब आज फैसलाबाद में भी इमरान खान साहब जो हैं नैरेटिव की जंगी तो लड़ रहे हैं एसेंशियली। जरदारी साहब को फिर चोर कहा, फिर कहा कि चेकबुक ले लेकर सियासतदानों को खरीदते फिरते हैं वो। क्या उनको ये डर तो नहीं है कि उनके अपने इत्तेहादी बिक गए हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो हम देख रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो खान साहब तो अफेक्टेड नहीं नजर आ रहे, वो तो फिर भी जोरों से एक बयानिया लेके फिर रहे हैं, जैसा कि आपने इमरान खान साहब को देख रहे हैं। देखिए मेहर, इमरान खान साहब से ज़्यादा बेहतर कोई इस चीज़ को नहीं समझता और नहीं जानता होगा कि बलूचिस्तान में जो रातों रात मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन गई, वो कैसे बनी। और अगर वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून से
बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन सकती है तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वो कोई और पार्टी भी बन सकती है। ये इमरान खान साहब जानते हैं। इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि जिन चौधरीज के बारे में उनका 2002 में सिर्फ मुशर्रफ को इसलिए उन्होंने साथ छोड़ा कि उन्हें ये नजर आया कि मुशर्रफ जो है वो चौधरीज के साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं और चौधरी इमरान खान के बजाय उन्होंने चौधरीज को प्रेफर किया और इमरान खान ये कह के उस मीटिंग से बाहर आ गए कि अगर चोरों डाकुओं को ही आपने सपोर्ट करना है तो मैं फिर आपके साथ क्यों चलूं। तो आज वही चौधरीज आपकी ज़रूरत बन गए हैं। तो इमरान खान ये जानते हैं कि चौधरीज किसी वक्त भी साथ छोड़ सकते हैं। वो किसी के नहीं हैं, वो उन्हीं के हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के पास उनको भेजा था। वो MQM पाकिस्तान MQM के बारे में भी इमरान खान साहब अपनी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उनको भी इशारा होगा तो MQM पाकिस्तान भी उनका साथ छोड़ देगी। वो इसलिए ये सारी बातें जानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 2018 में हुकूमत कैसे बनी। उन्हें पता है कि इत्तेहादी किस तरीके से उनके साथ जोड़ दिए गए। तो ये सारी चीजें हमारी पॉलिटिक्स में होती रही हैं, इसलिए खान साहब को ये बिल्कुल फियर अपनी जगह होगा। तो दबाव है। आज तक अगर वो उनके साथ हैं तो वो अपनी मजबूरी, वरना आपको याद है 1 साल तक चौधरीज और इमरान खान के दरमियान कोई राब्ता नहीं था। बिल्कुल, इमरान खान लाहौर आते थे लेकिन चौधरीयों से नहीं मिलते थे। चौधरीज इस्लामाबाद जाते थे, इमरान खान साहब से नहीं मिलते थे। मुनिस इलाही के बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा था ये चौधरीज भूले नहीं हैं। बिल्कुल, वो मजबूरी के तहत आपके साथ जरूर है। बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, किसकी क्या मजबूरी है, बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। फैसलाबाद में वजीर आजम एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक दिखाई दिए और अपोजिशन को नहीं बख्शा। बात करेंगे सेनेटर फैसल जावेद साहब से और मोहम्मद मालिक से। स्टे विद अस। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इसी महीने तहरीक अदम एतमाद लाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अपोजिशन लॉन्ग मार्च से पहले ही तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हो गई है। हुकूमती इत्तेहादियों की नीम रजामंदी ने हुकूमत को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। आज फैसलाबाद में सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा से तकरीब के खिताब में वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले चोर आज इकट्ठे हो गए हैं। जो 30 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, इनसे कोई पूछे कि इस मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के अब पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के नुक्ते पर तमाम अपोजिशन मुत्तफिक है और अब हुकूमत के नाराज अरकान और इत्तेहादियों की हमायत हासिल करने के जतन हैं। गुज़िश्ता 4-5 दिन की सियासी मुलाकातों को देखकर यह तासुर मिल रहा है कि अपोजिशन पहले लॉन्ग मार्च करेगी, इसके बाद तहरीक अदम एतमाद लाएगी। लेकिन अपोजिशन की फुर्तियों ने तहरीक अदम एतमाद का माहौल बना दिया है और बज़ाहिर हुकूमती इत्तेहादियों की पॉलिसी जो है वो भी देखो और इंतजार से हट के प्लेइंग बोथ साइड्स ऑफ द विकेट दिख रही है। यानी कि कमिट नहीं भी कर रहे, कमिट कर भी रहे हैं। कल चौधरी सालिक ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। लवाजमात सोटू से पूरे हो जाते हैं, बावर्ची खाने में सारे इंग्रेडिएंट्स पहुंच जाते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर आपकी जमात गौर करेगी? खारिजुल इम्कान नहीं है ये? सियासत में कोई भी हरफ आखिर तो होता नहीं है, आपको तो पता ही इस चीज़ का। तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ती है तो कोई ना कोई वो फैसला तो करेंगे। आपको ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करते दिखाई दे रही है? ऑल्सो गिवन कि आज कुछ हमने ऑप्टिक्स भी देखे हैं बलूचिस्तान में। जी बज़ाहिर तो यही लगता है कि जी करेगी। क्या वाकई ऐसा है? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या चैलेंज किया है इमरान खान साहब को, मुलाहिजा कीजिए पहले। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। जी सेनेटर साहब फरमाइएगा, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज भी सुना है। हालात जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपकी जमात ने इस हवाले से सर जोड़ के आप लोग बैठे हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या करना है? हम ये बहुत जल्दी ले आए तरीके,
जितना जल्दी ये ला सकते हैं अदम एतमाद की तहरीक ले आए, और अगर इनके पास नंबर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो असेंबलियाँ तो खुद टूट जाएंगी, कोई मसला ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़, ये जो सारी इनकी आपस में मीटिंग्स वगैरह लाहौर में शुरू हुई हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्कशन में आ गया दोबारा। ये डॉक्यूमेंट डिस्कस हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को ये सारे मिलके डिस्कस कर रहे हैं और इसी के इर्द गिर्द दोबारा ये इकट्ठे हुए हैं। और ये डॉक्यूमेंट शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने दिया था, और गालिबन वहाँ पे शहजाद अकबर भी थे, और उनकी नज़र से भी गुजरा है। और ये डॉक्यूमेंट पे प्राइम मिनिस्टर के पास गया, इसका एनालिसिस, तो प्राइम मिनिस्टर ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने से इनकार किया, और अब दोबारा से ये डॉक्यूमेंट जो है ज़ेर बहस है, और किसी तरह से कोशिश होगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मान जाए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। ये सारी दौड़, सारी मीटिंग्स लाहौर के अंदर, इससे पहले मार्च की धमकियां, इससे पहले इस्तीफों की धमकियां, इससे पहले जलसे, ये हैट्रिक कर चुके हैं। ये चौथी दफा है कि दोबारा से एक माहौल बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को। क्या है इस डॉक्यूमेंट में? ये कौन सी डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी और PMLN के सीनियर रहनुमा, जो कि अपनी सीनियर क़यादत के भी बहुत करीब हैं, उन्होंने ये प्रपोज किया है हुकूमत को। और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स, अल अजीजिया, सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और 16 नवंबर 1999 से पहले के जितने केसेस हैं वो बंद करने की बात की है। आप कह रहे हैं ये एक नया मिसाक है जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, जिसके अंदर अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या इमरान खान या आपकी हुकूमत से इनको छुटकारा मिलता है, तो ये केसेस एक दूसरे के खिलाफ बंद कराएंगे, ये कह रहे हैं आप? ना 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 ना, ये इनके आपस में मिसाक नहीं है। फिर ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रपोजल इन्होंने तैयार किया है, ये चाह रहे हैं इमरान खान ये मान जाए। अच्छा, ये अच्छा। और इमरान खान के बीच में ये मिसाक करना चाह रहे हैं। NRO मांग रहे हैं जी। आपने इनके केसेस की लिस्ट मुरतब कराई है, वो केसेस सेनेटर साहब जो आप लोग पिछले 3.5 सालों में जो आप कैफरे किरदार तक इनमें से किसी को नहीं पहुंचा सके, जिसमें इस्तगासा इतना कमजोर रहा है और नैब की इतनी फेंटी लगाई है अदालतों ने, और इतनी बरियतें और इतने लोग बाहर आ गए हैं कि इमरान खान साहब को अपना एहतसाब का जार शहजाद अकबर उसी को फारिग करना पड़ गया, वो वाले केसेस हैं? 99 से पहले के सारे केसेस जो हमारे दौर में तो नहीं बने, इन्हीं के दौर में बने हैं। पिछले जब इनके अदवार थे उसमें केसेस बने हैं, हमारे दौर में तो कोई केस नहीं बना। ये नंबर 1 पॉइंट था। मगर मेरा मतलब है 30 सालों से चल रहे थे केसेस, मगर आपके दौर में ये मंतकी अंजाम को पहुंचने थे ना, जिस तरह 300 अरब बैरून मुल्क से वापस लेकर आने थे और इन सब को साबित करना था कि ये सर्टिफाइड चोर और डाकू हैं। आज भी कोई 20-22 दफा इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में चोर डाकू रिपीट किया, मगर इनमें से एक भी कन्विक्ट नहीं हो सका सर। या तो आप सिस्टम दुरुस्त नहीं कर सके, या तो फिर ये चोर डाकू हैं नहीं, इनमें से एक ही बात दुरुस्त हो सकती है ना। ये इसीलिए तो घबरा रहे हैं, अभी एक्सपेडाइट हो रही हैं चीजें, और इसीलिए ये दोबारा से, क्योंकि इनके तो ये देखे ना, मकसूद चपरासी का भी निकल आया सामने। ठीक है सर, कन्विक्शन नहीं है। मेरा मतलब है कि मकसूद चपरासी को आप जितना भी लहराते लें टेलीविजन स्क्रीन पे, कन्विक्शन क्यों नहीं सामने आ रही? आई अंडरस्टैंड ये करोड़ों रुपए अगर लगा देते हैं बुकला में, तो आप लोग इस्तगासा तगड़ा करें इदारों का, आप लोग सुजुकियों की रेस कराते हैं मर्सिडीज बेंज से, ना आप लोग सिस्टम दुरुस्त कर सकते हैं, ना लूप होल्स, ना इस्तगासा तगड़ा कर सकते हैं। ओपन एंड शट केसेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद हैं, अदालतों में कन्विक्शंस क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, तेजी करनी पड़ेगी, और बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये आप देखें, मकसूद चपरासी जिसकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 और उसके अकाउंट में 375 करोड़ रुपया जाता है। सेनेटर जावेद साहब, मसूद चपरासी का मंजन आप लोग अगले इलेक्शन में बेच सकेंगे? बिकॉज़ ये तो तैयारी कर रहे हैं अब नो कॉन्फिडेंस लाने की, अगला इलेक्शन कॉल करने की। नो कॉन्फिडेंस की तो देखें, महर आप फिक्र भी करें, ना मैं फिक्र करता हूँ, ना इमरान खान साहब को फिक्र है, घबराना नहीं है, इनको लाने दें नो कॉन्फिडेंस। इनको कहें बल्कि कि आप कल ही ले आए, जल्दी करें, देर ना करें नो कॉन्फिडेंस में। देखिए, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली इनको बोला हुआ है, अव्वल तो अक्टूबर 2023 में जनरल इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह हम अपनी कारकर्दगी पे वापस आएंगे। दूसरी चीज, अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो इमरान खान इनके लिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बाहर ज्यादा खतरनाक है।
ठीक है। और आखिरी सवाल सर, ये आपकी ख्वाहिश है, यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, 122 इनके पास जो 10 वोट इनको और चाहिए, 22 लोग तो आपकी जमात के अंदर से इनसे राब्ते में, बकौल शाहिद काकान अब्बासी साहब हमारी प्रोग्राम में उन्होंने कहा। तो मेरा मतलब है कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी का भी इलेक्शन देखा सेनेट के लिए, उधर भी शिकस्त हुई, शगाफ नज़र आ गए आपके अपने घर में, तो सरप्राइज तो होते रहे हैं, यानी कि अभी भी हो सकते हैं। आप किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा? जी काफ़ी दफ़ा इन्होंने दावे किए कि 16 लोग हमारे साथ हैं, 15 लोग हमारे साथ हैं। पैटिव में भी इनको जॉइंट सेशन में शिकस्त हुई, उसके बाद स्टेट बैंक की जब वोट हुई सेनेट में, वहाँ पे भी शिकस्त हुई। उससे पहले फाइनेंस बिल पर नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई, ये दावे करते रहे कि ये पास नहीं होगा। इतने लोग राब्ते में, अब फिर यही कह रहे हैं इतने लोग राब्ते में। अगर आप लोग इतने पुरएतमाद हैं तो फिर अवामी राब्ता मुहिम क्यों चला रहे हैं वजीर आजम साहब? अपनी हुकूमत में कौन जल्द से जुलूस करता है जी, और स्टेज पे खड़े होके कौन पुरानी बातें दोहराता है और वही गालियां देता है? अपने आप कह रहे हैं 2023 में इलेक्शन होंगे, अपनी कारकर्दगी पे ही आएंगे, तो कारकर्दगी के गुण गाएं स्टेज पे खड़े होके, चोर डाकू 99% गाना थोड़ा पुराना हो गया। 1%, जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, 99% कारकर्दगी की बात हुई है। पूरी स्पीच आप सुन सकती हैं आज जब प्रोग्राम से फारिग हों। 1% ये पॉलिटिकल बात की हुई है, लेकिन हम 3 साल से अवाम में, अब हमारी स्कीमें कुछ और लॉन्च हो रही हैं तेजी से, तो प्राइम मिनिस्टर खुद जाके वहाँ पे, पब्लिक भी चाहती है उनसे मिले और खुद जाके कर रहे हैं। ये कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही है, ये अवामी राब्ता। चौधरी सालिक का भी कल का इंटरव्यू अपना सुनाया। आपके इत्तेहादी वेट एंड सी से आगे बढ़ के दोनों साइड ऑफ द विकेट्स पे खेल रहे हैं, MQM हो या चौधरीज हो, काफी गो, वो कह रहे हैं हम देखेंगे, कुछ भी खारिजुल इम्कान नहीं है। नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी सवाल 2 दफा पूछा। इत्तेहादियों ने हमें कभी मायूस नहीं किया और आइंदा भी नहीं करेंगे। जितने भी पीछे बिल्स पास हुए हैं और उनमें इत्तेहादियों ने हमें वोट दिया और आज भी हमारे साथ खड़े हैं, आज भी हमारी बात हुई है, हमारे साथ खड़े हमें कोई नहीं है। और अच्छा बात सुने, ये तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है और अगर नहीं होती, दोनों सूरतों में हमारी विन विन, हमारा दोनों सूरतों में कामयाब किया। जबरदस्त। हाँ जी बोले। अगर विन हो जाती है तो तब भी आप कामयाब हैं, क्योंकि एक खतरनाक डरावना ख्वाब बन के इमरान खान साहब नाजिल होंगे अपने सियासी हरीफों पे। आपने देखा कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो के से भी ज्यादा बड़ी मूवमेंट इमरान खान ने चलाई हुई है, जुल्फिकार अली भुट्टो से भी ज्यादा बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद थे, चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बला का एतमाद है 2023 में इलेक्शन होंगे और अपनी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी की बिना पे ही जीतेंगे। लेकिन नाज़रीन, बाखबर ज़राए हमें बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इसी महीने तहरीक अदम एतमाद लाने और इन हाउस तब्दीली की तैयारी भारहा शुरू कर दी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने प्लान ए और प्लान बी तरतीब दे दिया है। कल ही खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि 3 बड़ी ऑप्शंस हैं, उनमें से पहले तहरीक अदम एतमाद स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ लाने के ऊपर के ज्यादा इम्कानात है। बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब से। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप देख रहे हैं सूरत हाल बहुत फ्लूइड है, सिचुएशन कहीं भी जा सकती है। इस फ्लूइडिटी के अंदर बला का एतमाद दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। ये आने वाले दिनों के अंदर क्या लग रहा है आपको कि ज्यादा कमजोर विकेट पे कौन है, ज्यादा इनसिक्योर किसे होना चाहिए? एक तरफ लॉन्ग मार्च है, बामुकाबला अवामी मुहिम जो चलाना चाह रहे इमरान खान साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि फारिग कर रहे हैं इनको नो कॉन्फिडेंस से, दूसरी तरफ कहा जा रहा है, आज फैसलाबाद में भी वजीर आजम ने कहा चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं, पेट फाड़ जो रहे थे वो इकट्ठे हो गए, और यही डरते हैं ये लोग कि इन सबको मैं जेल में डाल दूंगा। देखिए, गुस्सा तो समझ आता है, बिकॉज जो इनका प्लेटफॉर्म था, इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म था, वो मेयर, वो भी तो आपको याद है, वो करप्शन ही था जी। और टेक्निकली देखा जाए तो इनकी गवर्नमेंट कोई भी करप्शन में कोई कन्विक्शन ये नहीं दे पाए। सो इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। शहजाद अकबर भी इसीलिए चले गए, निकाले गए रादर, ये जो सारा सीन चल रहा है, और उनको पता 1.5 साल रह गया। 1.5 साल में आप इकोनॉमिक मिरेकल्स तो कर नहीं सकते। उनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त एक मैसिव कोई कन्विक्शन बड़ी मिल जाए, ताकि उससे एकदम फॉर्चून स्विंग करते हैं ऑपोजिशन में एक बड़ा फर्क पड़ता है। गुस्सा है बिल्कुल, एंड आई डोंट थिंक इमरान खान साहब ने कभी भी अपने अल्फाज को बहुत ध्यान से चुनाव किया हुआ है। वो जब बोलने पे आते हैं तो जो उनका दिल करता है बोल देते हैं। लेकिन द फैक्ट दैट इज इंटरेस्टिंग इज कि वो TORs, ऑपोजिशन के सेट TORs पे आ गए हैं खेलने के लिए। रैलीज, जुलूस निकालना ही ऑपोजिशन का काम होता है।
उनके पास और ऑप्शन कोई नहीं होता। गवर्नमेंट के पास तो परफॉर्मेंस होती है, प्रोएक्टिवली आप अपनी चीजें जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं वो सब कुछ, तो ये इन अ वे एक टैसिट एडमिशन होता है कि आपके पास इतना बताने के लिए नहीं है जितना आपके पास होना चाहिए 3.5 साल के बाद। बट हैविंग सेड दैट, जैसे आपने शुरू में कहा, बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि पॉपुलर पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में उसके खद्दो-खाद पावर पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। इस वक्त हम पावर पॉलिटिक्स की स्टेज में हैं। अल्टीमेटली जो पे बोझ है पावर्स दैट बी का, वो किस पल्लड़े में डलता है वो डिसाइड करेगा कि आके पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनती है। बहुत ज्यादा मोमेंटम बना हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। जो एलाइज हैं वो बड़े मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हैं। मालिक साहब, आपने कहा पावर्स दैट बी की सोच सब कुछ डिटरमिन करेगी, और शेख रशीद कह रहे हैं अगले 50 दिन बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, 50 डेज। आपकी खबर क्या है सर? व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली? व्हाट इज पिंडी थिंकिंग? देखिए, पीएमएलएन की जो टॉप लीडरशिप है वो तो यही बात कर रहे हैं जी, 2 हफ्ते 12-14 दिन। मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा एम्बिशियस डेट लगती है। अभी मेरे प्रोग्राम में खोसा साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे 27 फरवरी से पहले तो मुझे किसी सूरत नजर नहीं आता। हाँ, 23 मार्च वाली गेम से पहले ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। मुझे भी 27 फरवरी के बाद की गेम लगती है, अगरचे पीएमएलएन की जो टॉप लीडरशिप रिसोर्सेज हैं दे इंसिस्ट कि आप देखिएगा 10-12 दिन में ये होगा, बट आई थिंक इट विल टेक लॉन्गर देन दैट। इट विल टेक लॉन्गर देन दैट। और एक चीज 2 बातें मैंने पूछी उन लोगों से जो रेलेवेंट लोग हैं पीएमएलएन के। मैंने उनसे पूछा कि क्या पंजाब ऑन द कार्ड होगा? नहीं, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है पंजाब में। पंजाब विल फॉल बाय इट्स ओन अगर यहाँ हम करते हैं। और स्पीकर पे भी आई डोंट थिंक वो जाएंगे। अभी तक जो उनकी प्रेफरेंस है कि एक ही बुलेट फायर में, वो भी वो जो कहते हैं ना सिल्वर बुलेट एक ही है हमारे पास, उनका ख्याल है कि एक ही मौका मिलेगा बुलेट चलाने का, तो वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ही जाएंगे। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन से वो स्पीकर वाला जीत जाते हैं, स्पीकर खिलाफ कर लेते हैं, उनको यही एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी, बल्कि गवर्नमेंट के सामने क्लियर हो जाएगा कि कौन से लोग इधर खड़े हैं, कौन से लोग इधर खड़े हैं, कौन से लोग, सो यू कैन डू डैमेज कंट्रोल। ये एक ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आया तो आएगा स्ट्रेट इमरान खान के खिलाफ आएगा। ये उससे पहले कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, ना स्पीकर का ना किसी और का, क्योंकि देखिए ये सीक्रेट नहीं है ना। जब हाउस डिवाइड होगा तो एग्जैक्टली पता होगा मैं आपने किसको वोट दिया, मैंने किसको वोट दिया, तो ये खुफिया बैलेट नहीं है। इसलिए ये एक ही बारी होगा। ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि एक ही गोली है, एक ही बुलेट है और वो सीधा वजीर आजम की कुर्सी की तरफ फायर करेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ, अपने आप को एक्सपोज नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अर्जेंटीना में क्या हो रहा है। IMF की जानिब से छठे जायजा से कबल शराइत पर अमल करने और 7वें जायजा रिपोर्ट के लिए मजीद शराइत पर अमल दरामद की एक यकीन दहानी करवाने के नतीजे में बिजली, गैस, ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें बढ़ चुकी हैं और हमारे मुल्क में मजीद हालात जो हैं वो आम आदमी के लिए मुश्किल होने जा रहे हैं। लेकिन वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को ना घबराने का मशवरा अभी भी दे रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराने की तो ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराने की तो ज़रूरत नहीं है। शौकत तरीन, इमरान खान और हम पाकिस्तानी पता नहीं घबराए हैं कि नहीं घबराए, लेकिन अर्जेंटीनियन अवाम ज़रूर घबरा गए हैं। अर्जेंटीना की अवाम घबरा कर अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत की सड़कों पर आ चुके हैं और उनका सिर्फ एक मुतालबा है, आलमी मालियाती फ़ंड से गुज़िश्ता माह किए जाने वाले स्टाफ लेवल मुआहिदे को मनसूख किया जाए। 2018 में IMF और अर्जेंटीना के दरमियान $44 अरब मालियत के 27वें मुआहिदे के बाद मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, जबकि मुईशत का पहिया भी ठप हो गया है। और नाज़रीन, ऑर्गेनाइजेशंस लिबरेस दी पुएब्लो यानी कि फ्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पीपल नामी एक समाजी और सियासी इत्तेहाद के सरबराह कार्लोस अजनारेज का ये मानना है कि IMF की डील के नतीजे में मुल्क तबाही का शिकार हो रहा है। पहले ही कसाद, बाजारी, महंगाई और गुर्बत में इजाफा हो रहा है। सो ऑफ कोर्स द पीपल आर आउट एंड दे वांट टू बी हर्ड. Way different from Pakistan. Good night. Allah Hafiz.